morning, students. Welcome you all in your new class. And you are also welcome in online classes SRML. I think there is no need of introduction as each one of us know one another. एक कंप्लीट साल हम लोगों ने साथ बिताया है. ये बात और है कि एग्जाम के बिना ही तुम लोग 12th में चले गए हो. तो जैसा मैंने आपके साथ कमिट किया था कि फिजियोलॉजी जब मैं तुम लोगों को करवा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है वो 12th में जो बच्चे आएंगे उनको करवाऊंगी. लेकिन लकीली तुम सब 12th में आ ही गए हो. तो 12th का रिप्रोडक्शन आई थिंक रोहिणी मैम ने स्टार्ट कर लिया है. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और ये आपका फेवरेट भी हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी आप अगर मेरे साथ साथ चलते जाओगे और ये आपका बहुत जाना पहचाना सा टॉपिक है. जेनेटिक्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देना चाहती हूँ. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस. The term genetics was given by William Baxton 1861-1926. तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंडर हम हेरिडिटरी और वेरिएशंस स्टडी करते हैं उसका नाम है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हमें पहले ये दो टर्म्स की नॉलेज जो है वो जरूरी है. हेरिडिटरी का अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. Like begets like means all of us seen that all children resemble to their parents, all brothers, sisters, relatives. There are so many resemblances between them. Even all human population resembles each other. All these factors comes under the topic genetics. रिजेम्बलेंसेस कैसे हुई बेटा? पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स की अपने साथ, रिलेटिव्स की अपने साथ. देयर इज समथिंग विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड टू दैट थिंग विच टुडे वी कॉल जीन्स. बट द जीन इज द वेरी लेटर टर्म. वो मैं आगे आगे चल के आपको पहले समझाऊंगी. पहले तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि हेरिडिटरी क्या है. ये वही कैरेक्टर की ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जिससे कि सिमिलैरिटीज हमें दिखती हैं. बच्चों की रिजेम्बलेंसेस हमें दिखती हैं उनके पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों की अपनों के साथ और पॉपुलेशन की एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंसेस. वो आ गया हेरिडिटरी के अंडर. दूसरी टर्म है इनहेरिटेंस. अब ये जो चीज, ये जो फैक्टर कह लो, आज की डे में उनको जीन्स कहते हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे आते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स जो हैं या ट्रेट्स जिनको हम कहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टर्म है हमारी वेरिएशन. देखो मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात अगर करूं तो जितने सारे ह्यूमंस हैं इंडिया में, बाकी स्टेट्स में, इवन कलर डिफरेंसेस को छोड़ के बेसिक फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे. डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना हम स्पीसीज का, ह्यूमन स्पीसीज का, डॉग स्पीसीज का, कैट स्पीसीज का. अलग अलग डॉग में ही हम देखो तो सब स्पीसीज, सो मेनी वेराइटीज डॉग की हमें दिखती हैं. लेकिन जो बेसिक है, 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, टेल है, वो सारी चीजें क्या है, मतलब डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं ना हम एक डॉग को एक कैट से. ये तो नहीं कह सकते डॉग और कैट में भी अगर उसमें भी 4 टांगे हैं, उसमें भी टेल है और वो कैट है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई भी. तो यही चीज जो एक स्पीसीज को दूसरे से डिफर करती है और विद इन स्पीसीज ऐसा तो नहीं है कि किसी के 2 भाई हैं. सपोज मैं दर्शन और मानव की ही एग्जांपल ले लेती हूँ
तो ये नहीं है कि मानव के घर दर्शन चला जाएगा तो उसकी मम्मी उसको पहचानेगी नहीं। क्या है, एक स्पीसीज के बीच में विद इन स्पीसीज या विद इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या होता है, हालांकि बेसिक फीचर्स सारे सेम हैं, लेकिन देयर आर वेरिएशंस। वो वेरिएशंस क्या हैं? वो वेरिएशंस जो हैं वो किससे आती हैं? द डिफरेंसेस फाउंड इन वेरियस ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्रोजेनी। प्रोजेनी वर्ड का मतलब है जनरेशन, फ्रॉम वन एंड अदर एंड देयर पेरेंट्स। आपस में जो उनके डिफरेंसेस हैं और जो उनके, अब डिट्टो एक बच्चा बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स, कुछ ट्रेड्स मदर की तरफ से आते हैं, कुछ ट्रेड्स जो हैं वो फादर की तरफ से आते हैं। तो क्या है, अब उसके कुछ सिमिलैरिटीज लेगा वो, फादर की भी लेगा, कुछ मदर की भी लेगा, इवन कुछ बच्चों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सिमिलैरिटीज भी आती हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर न्यू क्लास and you are also welcome in online classes SRML. I think there is no need of introduction as each one of us know one another. एक कंप्लीट साल हम लोगों ने साथ बिताया है। ये बात और है कि एग्जाम के बिना ही तुम लोग 12th में चले गए हो। तो जैसा मैंने आपके साथ कमिट किया था कि फिजियोलॉजी जब मैं तुम लोगों को करवा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है वो 12th में जो बच्चे आएंगे उनको करवाऊंगी, लेकिन लकीली तुम सब 12th में आ ही गए हो। तो 12th का रिप्रोडक्शन आई थिंक रोहिणी मैम ने स्टार्ट कर लिया है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और ये आपका फेवरेट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी आप अगर मेरे साथ साथ चलते जाओगे और ये आपका बहुत जाना पहचाना सा टॉपिक है। जेनेटिक्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देना चाहती हूँ। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस। द टर्म genetics was given by William Baxton 1861-1926। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंडर हम हेरिडिटरी और वेरिएशंस स्टडी करते हैं उसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हमें पहले ये दो टर्म्स की नॉलेज जो है वो जरूरी है। हेरिडिटरी का अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। Like begets like means all of us saying that all children resemble to their parents, all brothers, sisters, relatives. There are so many resemblances between them. Even all human population resembles each other. All these factors comes under the topic genetics. रिजेम्बलेंसेस कैसे हुई बेटा? पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स की अपने साथ, रिलेटिव्स की अपने साथ। देयर इज समथिंग विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड टू दैट थिंग विच टुडे वी कॉल जीन्स। बट द जीन इज द वेरी लिटरल टर्म, वो मैं आगे आगे चल के आपको पहले समझाऊंगी। पहले तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि हेरिडिटरी क्या है। ये वही कैरेक्टर की ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जिससे कि सिमिलैरिटीज हमें दिखती हैं, बच्चों की रिजेम्बलेंसेस हमें दिखती हैं उनके पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों की अपनों के साथ, और पॉपुलेशन की एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंसेस। वो आ गया हेरिडिटरी के अंडर। दूसरी टर्म है इनहेरिटेंस। अब ये जो चीज, ये जो फैक्टर कह लो, आज की डे में उनको जीन्स कहते हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे आते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स passes from one generation to the next। वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स जो हैं या ट्रेट्स जिनको हम कहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारी वेरिएशन।
देखो, मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात अगर करूं तो जितने सारे ह्यूमंस हैं इंडिया में, बाकी स्टेट्स में, इवन कलर डिफरेंसेस को छोड़ के बेसिक फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे, डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना स्पीसीज का, ह्यूमन स्पीसीज का, डॉग स्पीसीज का, कैट स्पीसीज का, अलग अलग। डॉग में ही हम देखो तो सब स्पीसीज, सो मेनी वेराइटीज डॉग की हमें दिखती हैं, लेकिन जो बेसिक है, 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, टेल है, वो सारी चीजें क्या है, मतलब डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं ना हम एक डॉग को एक कैट से। ये तो नहीं कह सकते डॉग और कैट में भी अगर उसमें भी 4 टांगे हैं, उसमें भी टेल है और वो कैट है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई भी। तो यही चीज जो एक स्पीसीज को दूसरे से डिफर करती है, और विद इन स्पीसीज ऐसा तो नहीं है कि किसी के 2 भाई हैं, सपोज मैं दर्शन और मानव की ही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो ये नहीं है कि मानव के घर दर्शन चला जाएगा तो उसकी मम्मी उसको पहचानेगी, नहीं। क्या है, एक स्पीसीज के बीच में विद इन स्पीसीज या विद इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या होता है, हालांकि बेसिक फीचर्स सारे सेम हैं, लेकिन देयर आर वेरिएशंस। वो वेरिएशंस क्या हैं, वो वेरिएशंस जो हैं वो किससे आती हैं, द डिफरेंसेस फाउंड इन वेरियस ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्रोजेनी। प्रोजेनी वर्ड का मतलब है जनरेशन, फ्रॉम वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स, आपस में जो उनके डिफरेंसेस हैं, और जो उनके, अब डिट्टो एक बच्चा बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स, कुछ ट्रेड्स मदर की तरफ से आते हैं, कुछ ट्रेड्स जो हैं वो फादर की तरफ से आते हैं। तो क्या है, अब उसके कुछ सिमिलैरिटीज लेगा वो, फादर की भी लेगा, कुछ मदर की भी लेगा, इवन कुछ बच्चों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सिमिलैरिटीज भी आती हैं। तो ये जो एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको तो हमने कर दिया हेरिडिटरी में। और वेरिएशन क्या है, ये जो डिफरेंसेस हैं जिससे हम पहचान पाते हैं, एक ब्रदर को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उस टर्म को हम किसके अंडर लेते हैं, वेरिएशन, जो कि हमारा आज का सब टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये सारी चीजें इनहेरिटेंस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किसने दिए, कब दिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेती जाऊंगी। आज फर्स्ट डे आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी, इसलिए थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन इस चीज की तुम्हें दे रही हूँ। जो हमारा जेनेटिक्स, जो हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका, सेकंड यूनिट है, मतलब 12th का, उसका पहला सब यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, हेरिडिटरी बता दी, इनहेरिटेंस बता दिया, वेरिएशंस बता दी, और ये भी बता दिया कि जो जेनेटिक्स है, ये टर्म किसने दी थी जेनेटिक्स, और साथ में ये आ गई जेनेटिक्स की डेफिनेशन। आई थिंक इट इज क्लियर, समझ आ रहा है बेटा, इज इट ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे अब जेनेटिक्स को ही थोड़ा सा और समझेंगे। तो जेनेटिक्स की हैं ब्रांचेस, जेनेटिक्स हैज 3 ब्रांचेस, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या है, जैसा बेटा मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सिमिलरली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी वही टाइप है, इसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं, या इसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब आप मेंडेलियन वर्ड से फेवर, मतलब आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स टर्म तो दी थी विलियम बैटसन ने, लेकिन जेनेटिक्स का जो फादर है वो कौन थे, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडेलियन, इसका मतलब जो फादर है, तो नेचुरल है कि वो टर्म्स उन्होंने ही दी होंगी, तभी हमने उनको कंसिडर किया कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं इसको, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को। ट्रांसमिशन का मतलब समझ है, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड अदर नेम फॉर ट्रांसमिशन जेनेटिक्स इज क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स। इज इट ओके? नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, कि कोई भी सेल जो है वो किसका बना हुआ है, सेल में क्या है, सेल के सब यूनिट्स जो हैं
किसके बनते हैं? शुरू से अगर हम करें तो एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के बाद सेल्स। तो जब हम नीचे वाले लेवल तक जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल तक, जी जो मैं कब से आपको बता रही हूँ ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स, उनका मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपका सेकेंड यूनिट है, ये भी मैं लूंगी नेक्स्ट। अभी तो फर्स्ट जब हम कंप्लीट कर लेते हैं ना ये वाला, उसके बाद अगला जो इसका दूसरा पार्ट है किसका, जेनेटिक्स का, उसमें आप यही पढ़ोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मतलब उसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस तक स्टडी करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो दूसरी आ गई हमारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड वन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है बेटा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स इन द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में, जैसे आजकल क्या है, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को, जेनेटिक्स की थ्योरीज को अप्लाई करके लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस के बच्चे कि कैसा बेबी पैदा होना चाहिए, उसका आई कलर कैसा होना चाहिए, उसका हेयर कलर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो म्यूट करके डाल के वैसे के वैसे डिजाइनर बेबीज भी कह सकते हो आप एक किस्म से, वो तैयार हो रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की पॉपुलेशन के लेवल पे, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यहां तक समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? अब क्या है, यहां तक आपको समझ आ गया कि मेंडल को हमने क्या कहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है मेंडल को। तो मेंडल का कब का है? 1822, 1884। तो 1822 से पहले क्या था, लोगों में, फिलोसफर्स में, आम पॉपुलेशन में ये चीजें थी क्या, कि ये जो कुछ चीजें हैं, जो रिजेम्बलेंसेस हैं, ये जो ट्रांसमिशन है, ये मतलब किसमें पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस प्री मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन मीन्स मेंडल के आने से पहले इनहेरिटेंस के जो आइडियाज लोगों के दिमाग में थे, अलग अलग फिलोसफर के दिमाग में थे, वो आइडियाज क्या है? वो आइडियाज हैं थीरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या किया, अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी, किस चीज की, इसी ट्रांसमिशन की, इसी इनहेरिटेंस की। तो पहले मुझे थोड़ा सा तुम लोगों को वो एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। एक्सप्लेन करूंगी थीरीज, कौन सी? थीरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब तो तुम जानते ही हो, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना, ब्लेंड करके इनहेरिटेंस। मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या व्यू पॉइंट था? उनका व्यू पॉइंट था कि जो इनहेरिटेंस है ये कैसे होता है, ये मदर और फादर के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लेंड करके आगे चले जाते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। एक चीज मैं यहाँ आपको और क्लियर करूंगी कि ये जो हेरिडिटी है, भले ही साइंटिफिक नॉलेज इसकी लोगों को नहीं थी, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, लेकिन हेरिडिटी और वेरिएशंस का जो कॉन्सेप्ट था ये प्री हिस्टोरिक, काफी पहले लोगों के माइंड में था, और उनको ये भी मालूम था कि ये जो वेरिएशंस हैं ये किससे आती हैं, रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो वेरिएशंस आती हैं किसी भी पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, ये क्या है जो आज की मॉडर्न, ये चेक कर लेना बेटा इसकी डायग्राम भी। साहिवाल काऊ एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ पंजाब की, इसमें क्या था, ये इसका जो नेटिव एंसेस्टर लिया था उन्होंने जीन पूल, वो कहाँ से, वो वाइल्ड वेराइटी से। ये एनिमल की बात कर रही हूँ। सिमिलरली प्लांट्स में भी जो मॉडर्न वेराइटीज आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कहाँ है, उनके जो एंसेस्टर हैं, उनके जो नेटिव हैं वो वाइल्ड थे, और उन वाइल्ड का ही लोगों ने क्या करके उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा के नई नई वेराइटीज जो हैं, वेरिएशन वाली वेराइटीज जो हैं वो तैयार कर ली थी। हालांकि वेराइटीज भी तैयार हो गई थी, सब कुछ था, लेकिन है क्या चीज, साइंस क्या है इसके पीछे, वो किसी को भी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज सिर्फ इतनी ही थी कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काज है इसका, ट्रांसमिशन का भी और वेरिएशन का भी। तो अब थीरीज की तरफ चलते हैं। थीरीज में क्या है, फर्स्ट थीरी है मॉइस्ट वेपर थीरी।
मॉइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी थी? मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी थी पाइथागोरस ने 580-500 बीसी में। पाइथागोरस का क्या कहना था बेटा? पाइथागोरस का जो कंसेप्ट था, उन्होंने कहा कि ह्यूमंस की बॉडी बोथ मेल और फीमेल से क्या होता है, मॉइस्ट वेपर्स रिलीज होते हैं किसके? काइटर के टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, और वो वेपर जो है वो ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं और इंडिविजुअल की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। बट दिस थ्योरी इज टोटली डिस्कार्डेड। ये थ्योरी आज की डेट में टोटली डिस्कार्ड है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इज इट क्लियर? फर्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट इज फ्लूइड थ्योरी। किसने दी थी? एम्पिडोक्लस ने 504-533। एम्पिडोक्लस का क्या कहना था? एम्पिडोक्लस का कहना था कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स, टर्म तो नहीं थी, उनका पूरी बॉडी से क्या होता है, फ्लूइड सेक्रीट होता है, और वो फ्लूइड फिर क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल के फ्लूइड जो हैं वो मिक्स होते हैं, ब्लेंड होते हैं, और फिर नया इंडिविजुअल बनता है। बट as moist vapor theory is discarded, in the similar way fluid theory is also discarded. This theory is not accepted in these days. Third one is reproductive blood theory given by Aristotle. किसने दी थी रिप्रोडक्टिव ब्लड? रिप्रोडक्शन से, तो रिप्रोडक्शन का टॉपिक तुम लोग कर रहे हो ना, तो रिप्रोडक्टिव ब्लड का क्या मतलब हो गया? एरिस्टोटल तो जानते होंगे ना तुम लोग। एरिस्टोटल कौन थे बेटा? एरिस्टोटल थे फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसके साथ साथ हम दूसरा भी कर लेते हैं। अगर एरिस्टोटल को हमने कहा है फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रास्टस। उनकी हमने वो पिक्चर्स भी लगाई हैं लैब में, वो आप चेक कर लेना। और दिमाग में जो पिक्चर तुम देखते हो तो वो दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है ना। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा? उन्होंने दी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, विच डेमोन्स्ट्रेट, क्या कहती है वो थ्योरी एरिस्टोटल के व्यू पॉइंट से, कि जो रिप्रोडक्शन है वो प्योर और इम्प्योर ब्लड से होती है। उन्होंने मेल सेमन को क्या कहा? उनको कहा कि मेल सेमन जो है वो प्योर ब्लड है, और फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को उन्होंने कहा दिस इज इम्प्योर सेमन। ये सिर्फ बेस का काम करता है, और मेल सेमन जो है वो इसमें लाइफ इनकलकेट करता है और न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। बट एरिस्टोटल की थ्योरी भी जो इनहेरिटेंस है, जो हेरिडिटी है, उसको क्लियर नहीं कर पाती है, इसलिए इस थ्योरी को भी टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया। नेक्स्ट इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी गिवन बाय स्वैमरडैम। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था? स्वैमरडैम ने इन्होंने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल, जिनको आज हम स्पर्म और एग्स कहते हैं, उन्होंने कहा उसमें प्री फॉर्म्ड, मतलब पहले से ही एक मिनिएचर, जिसको उन्होंने नाम दिया था होम्यूनक्यूलस मिनिएचर, छोटा सा इंडिविजुअल जो है वो पहले ही प्रेजेंट रहता है, और सिर्फ उसके बाद क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन के बाद उसको नरिशमेंट मिलती है मदर के वॉम में, और वो क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है फोइटस में, और उसके बाद वो बेबी की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन स्वैमरडैम की ये वाली थ्योरी या उनकी ये वाली सोच भी टोटली रॉन्ग थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी होम्यूनक्यूलस या प्री मैच्योर फॉर्मेशन में कोई भी इंडिविजुअल नहीं रहता है, ना स्पर्म में रहता है ना एग में रहता है। हेंस दिस थ्योरी इज आल्सो डिस्कार्डेड। नेक्स्ट इज योर पार्टिकुलेट थ्योरी। ये किसने दी थी? मॉर्फिशियस ने दी थी 1689-1759, इनका लाइफ स्पैन है। तो पार्टिकुलेट का क्या मतलब है? उन्होंने कहा पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो दोनों की बॉडी से रिलीज होते हैं, और फिर क्या हो जाता है, क्वार्टर के टाइम वो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, और फिर वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन बच्चा ये थ्योरी भी बेटा डिस्कार्डेड है, इस थ्योरी में भी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, किसकी थ्योरी? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। किसने दी थी? डार्विन की थ्योरी है ये। डार्विन का नाम सबने सुना है? डार्विन का नाम तो सबने सुना ही होगा, क्योंकि डार्विन ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसके बाद क्या, ये मैं आपको सच बताऊंगी, आज का जो टॉपिक है आपका ये जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के साथ है
जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ओके बेटा, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स तक ही मैंने लिखा था क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया जेनेटिक्स का ही देना चाह रही थी। तो अब नाम आ ही गया है डार्विन का, तो एवोल्यूशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग ले ही लो। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? डार्विन ने जब अपनी बुक पब्लिश की थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमन की रेस कहाँ से डेवलप हुई है, इनके एंसेस्टर्स मंकीज, एप्स वगैरह हैं। तो एक तहलका जैसा मच गया था पूरी दुनिया में, पूरी सोसाइटी में कि ऐसा क्या है। खैर वो मैं जब एवोल्यूशन में पहुंचूंगी तो लेट अस नो अबाउट द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस का क्या मतलब हो गया। डार्विन ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी, जिनको आज की टर्मिनोलॉजी में हम सेल्स कहते हैं, हर सेल में क्या है, माइन्यूट इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम कहते हैं पेंजीन्स। तो ये पेंजीन्स क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं मिक्सिंग के बाद नए इंडिविजुअल। बट दिस थ्योरी इज आल्सो डिस्कार्डेड। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का नाम मालूम है ना सबको, कहाँ होता है बेटा प्रोटोप्लाज्म? सेल के बीच जो वाटरी फ्लूइड है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में क्या है, इसने क्या कहा, वाइसमैन ने कहा था कि दो टाइप के प्रोटोप्लाज्म, जर्मप्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म। मतलब जो जर्मिनल सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनका क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, इमॉर्टल है, मतलब वो खत्म नहीं होता है। तो उसके बाद जो दूसरा है, जो बॉडी की सोमैटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म है, जिसको सोमैटोप्लाज्म हम कहेंगे, वो जर्मप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूस रहता है, वो इमॉर्टल है। और वो क्या है, वो मॉर्टल है सोमैटिक सेल का। तो जो ही डेथ के बाद इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, जो सोमैटोप्लाज्म है वो डिजेनरेट हो जाता है, और जो जर्मप्लाज्म है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, लाइव रहता है, और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन जैसे ये सारी की सारी थ्योरीज डिस्कार्डेड थी, वाइसमैन की ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड है। समझ आ गया? ये मेंडल से पहले की बातें हैं, प्री मेंडेलियन आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस। तो बहुत सारे आइडियाज में कुछ थ्योरीज हमने चुन के पढ़ी। ये क्या कहती हैं थ्योरीज, अपने अपने व्यू थे, लेकिन सारी की सारी थ्योरीज जो थी वो डिस्कार्डेड थी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, उसमें क्या है, जहां से सही थ्योरीज ये शुरू हुई, वो किसके टाइम शुरू हुई, वो शुरू हुई ग्रेगर जॉन मेंडल की थ्योरी। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ कि मेंडल को आज की डेट में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन मेंडल के अपने टाइम में बेटा कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी उनके वर्क की। उन्होंने क्या काम किया इनहेरिटेंस में, कब किया, कितना किया। तो यहां तक मैं आज मेरे ख्याल से इतना ही रखूंगी। क्या क्या चीजें, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ genetics or branches of genetics, and pre-Mendelian ideas about inheritance. I think it is sufficient for today. So, for tomorrow, your homework is history of Gregor John Mendel. And उसके बाद जब तुम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री घर में जाके पढ़ते हो, ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया और क्या, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद उनका जो स्टडी मटेरियल था वो क्या था, कौन सा प्लांट था, क्योंकि और सिर्फ प्लांट ही नहीं, इन्होंने एनिमल्स पे भी स्टडीज की थी, तो रैट्स पे भी की थी शायद इन्होंने। और उसके बाद लेकिन सिर्फ पी प्लांट जो है मेन इनका, जिसपे काम आगे इनहेरिटेंस जो था, वो इनका लकी प्लांट भी है। क्यों कहा जाता है उसको ऐसे, किस लिए वो बाय लक था, क्या चीजें थी जो पी प्लांट में थी जो इनहेरिटेंस को बहुत इजी कर पाई, बहुत आसानी से आगे समझ आ सकी। हालांकि उस टाइम की साइंस में भी ये चीजें नहीं थी। कौन सी, माइक्रोस्कोप नहीं था, जीन्स का कंसेप्ट नहीं था। तो इन्होंने जो आइडियाज दिए थे ये कौन से थे, मैथमेटिकल थे, मतलब इन्होंने मैथमेटिक्स को डाला था किसमें, बायो में। वो सारी चीजें मैं कर लूंगी। आज के लिए इतना ही, यहां तक के थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, और कल आप थोड़ा सा लर्न करके आओगे थोड़ा सा। और एक बात मैं आपको और कहूंगी, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है 11th में भी मैंने आपको स्ट्रेस यही पे दिया था,
12th में भी मैं आज फर्स्ट लेक्चर में आपको ये दोबारा रिकॉल करवाना चाहती हूँ बात कि आपको एनसीईआरटी की बुक यहाँ से भी अगर शॉप्स नहीं भी खुली हैं तो एक दूसरे से आप लो कहीं से भी और गो थ्रू करो। जो चैप्टर जो भी टीचर ले रहा है एनसीईआरटी की बुक, पर्टिकुलरली मैं बायो के लिए कहूंगी कि एनसीईआरटी की बुक लेके कल बेटा तुम ये करके आओगे क्या, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, होप यू एंजॉयड द लेक्चर।